सो सीबीएसई ने 2023-24 के लिए जो सिलेबस है वो जारी कर दिया है। तो यहाँ पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 का मैथ्स का सिलेबस। उससे पहले इसको डाउनलोड कैसे करना है, तो cbseacademic.nic.in से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले यहाँ पर जो करिकुलम है इस पर आपको क्लिक करना है। तो हमको 2023-24 का सिलेबस चाहिए। सो यहाँ पर इस पर आप क्लिक कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। अब इसके बाद क्लास 12 का अगर आपको सिलेबस चाहिए तो हमने इसको क्लिक किया। यहाँ पर और 4 ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। एकेडमिक ग्रुप ए, इसको हमने क्लिक किया तो आपको यहाँ पर सारे के सारे सब्जेक्ट दिख जाएंगे। अब कौन सा सब्जेक्ट आपको चाहिए, किस सब्जेक्ट का सिलेबस चाहिए, उसको आप क्लिक कर लीजिए। तो हम मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं तो हमने मैथमेटिक्स को क्लिक करा और ये आपका आ गया सिलेबस क्लास 11th और क्लास 12th का 2023-24 का, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं सिलेबस की। तो ये स्टार्टिंग में तो आपका 11th का सिलेबस है, ठीक है। ये आ जाता है आपका क्लास 12th का सिलेबस। ओके, तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। बाकी हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रियंका और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th का मैथ का सिलेबस 2023-24 का। बाकी जो कुछ 1-2 दिन में हम इस नए सिलेबस के अकॉर्डिंग नई क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। आप इनको फॉलो कर सकते हैं और क्लास 12th का सिलेबस मेरे साथ साथ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले चैप्टर्स आपके वही हैं, बस कुछ चीजें कम हो गई हैं और उन्हीं को यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहला जो आपका यूनिट है वो है रिलेशंस एंड फंक्शन। तो रिलेशंस एंड फंक्शंस में आपके 2 चैप्टर आएंगे, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2, ठीक है। रिलेशंस एंड फंक्शन एंड ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये 2 चैप्टर आएंगे। इसके बाद अलजेब्रा के अंदर आपकी मैट्रिसेस आ जाएगी, डिटर्मिनेंट्स आ जाएंगे। कैलकुलस के अंदर बहुत सारे सबसे ज्यादा चैप्टर आते हैं। आपका कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी हो गया, इसके बाद आपका एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव हो गया, इसके बाद आपका इंटीग्रल्स हो गया, फिर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल हो गया, इसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव हो गया। तो 5 चैप्टर आपके कैलकुलस के अंदर आते हैं। आपका चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8 और 9, ये 5 चैप्टर आते हैं। और आप देखें ये टोटल ऑब्वियसली 5 चैप्टर तो ज्यादा नंबर के तो होंगे, 35 नंबर के। बाकी चैप्टर नंबर 1 और 2 की बात करें तो ये दोनों मिलकर आते हैं आपके 8 मार्क्स के। और अलजेब्रा के अंदर आपकी आती है मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट, ये दोनों मिलकर आते हैं आपके 10 मार्क्स के। इसके बाद वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, तो ये आपका चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11 है। तो देखिए 11 में तो खैर बहुत कुछ कम हो गया है, 10 तो एज इट इज आपका पूरा का पूरा करना है, सिर्फ एक चीज नहीं करना है आपको, बाकी 10 चैप्टर आपको पूरा करना है वेक्टर। 11 चैप्टर की बात करें जो कि आपका 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, तो ये दोनों चैप्टर मिलकर आपको 14 मार्क्स के रहेंगे। इसके बाद लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ये आपका चैप्टर नंबर 12 है, तो ये 5 मार्क्स का आएगा। और प्रोबेबिलिटी आपका चैप्टर नंबर 13 है जो कि आएगा आपका 8 मार्क्स का। तो प्रोबेबिलिटी में से भी कई सारी चीजें आपकी कम हो गई हैं। तो ये जो प्रोबेबिलिटी से आपको ये जो 8 नंबर मिलने वाले हैं ये भी बहुत आराम से मिल सकते हैं। चलिए सिलेबस पर चलते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 की बात करेंगे हम, रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो रिलेशंस एंड फंक्शंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या क्या देखिए, आपका रिफ्लेक्स यानी टाइप्स ऑफ रिलेशन में आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ये तो ऑब्वियसली रहेगा। फिर इक्विवेलेंस रिलेशन, 1 to 1 एंड ऑन टू फंक्शन। अब देखिए यहाँ पर क्या नहीं है जो पहले होता था, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो आपका कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। इसके बाद आपका इन्वर्टिबल फंक्शन, ठीक है। इन दोनों से मिलकर बाइनरी ऑपरेशंस, जिस पर आपकी है एक्सरसाइज 1.4। तो कहने का मतलब ये है कि अगर पुरानी बुक से आप पढ़ रहे हैं तो एक्सरसाइज 1.3 और 1.4 आपको नहीं करना है, ठीक है। बाकी इससे पिछले जो सेशंस हैं उनमें हमने इन सारी चीजों को कवर किया है। अगर पढ़ने की इच्छा है तो बिल्कुल आप इनको पढ़ सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। तो समझ गए ना क्या क्या चीजें नहीं है। चैप्टर नंबर 1 में आपका कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, इन्वर्टिबल फंक्शन और बाइनरी ऑपरेशन, ये 3 चीजें नहीं है। यानी 1.3, 1.4 आपकी एक्सरसाइज जो दोनों है ये आपको नहीं करना है। एक चीज का ध्यान रखें, जो हर चैप्टर की मिसलिनियस एक्सरसाइज है ऑब्वियसली उसमें क्या होता है, सारे जो कॉन्सेप्ट होते हैं उनके मिक्स क्वेश्चन होते हैं, राइट। तो यहां पर आपको हमेशा वही देखना है कि मिसलिनियस एक्सरसाइज में उन्हीं क्वेश्चन को करना है जो कि आपके सिलेबस के टॉपिक्स हैं। ओके, तो समझ में आ गई। 1.3, 1.4 नहीं करना है। वैसे भी अगर हम बात करें तो जो नई बुक आपकी आने वाली है तो नई बुक में आपके नए सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सब कुछ आपको मिलने वाला है। ओके, चलिए सो ये सब हम हटा देते हैं। 1.3 और 1.4 आपको नहीं करना है। ओके, क्लास 12 के लिए सिर्फ हम बात करें, क्लास 12 के एग्जाम्स के लिए। चलिए अब नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसमें क्या है आपका रेंज, डोमेन, प्रिंसिपल, वैल्यू, ब्रांच, ग्राफ्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो देखिए अगर हम इसकी बात करें तो इसमें आपकी एक्सरसाइज है 2.1 जिसमें सारे के सारे क्वेश्चन प्रिंसिपल, वैल्यू, ब्रांच पर है। इसके बाद है एक्सरसाइज 2.2 और इसके बाद है आपकी मिसलिनियस एक्सरसाइज। तो एक चीज का ध्यान दें कि 2.2 एक्सरसाइज में भी कुछ क्वेश्चन
समझिएगा बात को, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पर बेस्ड हैं, तो उन क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा। देखिए हमारे पास क्या है यहाँ पर, आप इस बात का बस ध्यान दें कि हमको यहाँ पर सिलेबस में क्या बोला गया है, रेंज डोमेन बोला गया, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोला गया, ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोला गया है। तो इन चीजों को आपको पढ़ना है, राइट, ठीक है। और हम सब कुछ करेंगे, कुछ 1-2 दिन में हम नया सेशन स्टार्ट कर देंगे और इस सिलेबस के अकॉर्डिंग सब कुछ पढ़ेंगे, तो वो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बट आपको सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए कि हमको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, राइट। सो यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो है उस पर बेस्ड है आपकी एक्सरसाइज 2.1, तो वो तो पूरी की पूरी करना ही है, लेकिन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पर ही बेस्ड कुछ क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज 2.2 में भी दिख जाएंगे, तो मैं आपको कराऊंगी, ठीक है। और इसमें क्या नहीं है, आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पर जो क्वेश्चन है वो मत करिए आप, ठीक है। तो इसमें छूट क्या रहा है, इसमें छूट रहा है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो बस ये नहीं करना है आपको, समझ गए बात को। बाकी मिसलिनियस एक्सरसाइज में भी कुछ क्वेश्चन इस पर बेस्ड रहेंगे, ठीक है, तो वो हमको करना है। अब आगे चलते हैं, यूनिट 2 में आपका सबसे पहले आता है मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस में क्या क्या है देखिए जरा, ऑर्डर, इक्वालिटी, इसके बाद टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में जीरो, आइडेंटिटी, ट्रांसपोज, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये सारी चीजें आ गई। इसके बाद आ जाता है आपका ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। ऑपरेशंस में क्या क्या है आपका, एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन विद स्केलर है, इसके बाद सम प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, नॉन कम्यूटेटिव मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस एंड दिस अच्छा जीरो मैट्रिसेस, और इसके बाद रिस्ट्रिक्ट टू स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये चीज रिस्ट्रिक्ट कर दी गई है ऑर्डर 2 तक, ओके। फिर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस एंड प्रूफ ऑफ द यूनिकनेस ऑफ इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट हियर ऑल मैट्रिसेस विल हैव रियल एंट्रीज। देखिए यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि आपको 3.1 करना है, 3.2 करना है, 3.3 करना है, 3.4 जो है इसमें इनवर्स से रिलेटेड सारे क्वेश्चन है, तो 3.4 आपको नहीं करना है। हो सकता है कि कुछ एक आध क्वेश्चन ऐसा हो जो हमको करना पड़े, तो मैं जब कराऊंगी तो आपको कराऊंगी, तो टेंशन नहीं लेना है, बुक में हम सारी चीजें करते चलेंगे, ओके। सो 3.4 नहीं करना। बाकी अगर देखिए मिसलिनियस की हम बात करेंगे तो मिसलिनियस में तो आपका 3.1 के भी क्वेश्चन है, 3.2 के भी हैं, 3.3 के भी हैं, तो वो तो करना ही है। सिर्फ 3.4 के जो क्वेश्चन है आपके वो नहीं करना हमको। क्लियर, समझ गए बात को। तो सारी चीजें लगे तो लिखते चलिए, बाकी नई बुक में सब कुछ आपको मिलेगा, जो आपका नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको बुक मिलेगी, ओके, ठीक है। चलिए, और मैं लास्ट में आपको बताऊंगी भी कि आप इसकी पीडीएफ भी आराम से डाउनलोड कर सकते हैं एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट से, ओके। चलिए, इतनी बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं डिटरमिनेंट, चैप्टर नंबर 4। तो चैप्टर नंबर 4 में क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स अप टू 3x3 मैट्रिक्स। देखिए 3x3 से ज्यादा हमको नहीं जाना है। इसके बाद माइनर्स, कोफैक्टर्स, एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट इन फाइंडिंग द एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखो अब यहाँ पर क्या आ गया, जो आपकी पुरानी बुक थी उसमें आपकी कितनी एक्सरसाइज थी, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 और 4.5, बाकी मिसलिनियस तो है ही। तो यहाँ पर 4.2 जो है इसमें आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, 4.2 जो है इसमें आपकी जो है 4.2 में आपकी है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, जो कि यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। कहने का मतलब क्या हो गया कि ये जो 4.2 एक्सरसाइज है ये हो गई है आपकी आउट, समझ के बात को, ये हो गई है आपकी 4.2 एक्सरसाइज आउट। अब ऑब्वियसली नई बुक आएगी तो आपकी सीधी सी बात है ये एक्सरसाइज 4.1 और ये 4.3 एक्सरसाइज 4.2 हो जाएगी, ये 4.3 यानी इस तरीके से, क्योंकि ऑब्वियसली 4.2 बीच में आ रही है तो उसको हटा देंगे, समझ गए बात को। तो इस तरीके से प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में, क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में नहीं आएंगे, आपको नहीं करना है, ठीक है। बाकी सारी एक्सरसाइज जो है वो सब कुछ करना है, मिसलिनियस एक्सरसाइज भी करना है, सिर्फ 4.2 यानी प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट के क्वेश्चन आपको नहीं करना है, ओके। सो आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। हो सकता है कि वीडियो जो है ये थोड़ा सा लेंदी हो जाए, लेकिन हमको सिलेबस को समझना जरूरी है कि क्या हमारे सिलेबस में है और क्या नहीं है। जब ये क्लियर होगा तभी तो जाके क्वेश्चन कर पाएंगे ना। चलिए, अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर आपका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ये है आपका चैप्टर नंबर 5, यानी कैलकुलस स्टार्ट हो गई है। अब इसमें क्या क्या है,
तो देखो कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, चेन रूल, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अच्छा ये, फिर इसके बाद इम्प्लिसिट फंक्शन, एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एक्सप्रेस्ड इन पैरामेट्रिक फॉर्म, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब इसमें एक चीज दिखाई नहीं दे रही है अपने को नहीं दिखाई दे रही है मीन वैल्यू थ्योरम और रोल्स थ्योरम। समझ रहे हैं बात को? आपका मीन वैल्यू थ्योरम और रोल्स थ्योरम, जो कि आपकी एक्सरसाइज थी लास्ट एक्सरसाइज 5.8, मतलब कि 5.1 से लेके 5.7 तक सारी एक्सरसाइज आपको करना है। 5.8 यानी कि मीन वैल्यू थ्योरम और रोल्स थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएंगे, ठीक है। बाकी नई बुक से तो 5.8 को उड़ा ही देंगे, तो कोई टेंशन है ही नहीं। बाकी मिसलिनियस की बात करें तो मिसलिनियस एक्सरसाइज में ऑब्वियसली ये जो सब कुछ है इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन रहेंगे वो हमको करना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव, ये है आपका चैप्टर नंबर 6। तो इसमें क्या क्या है देख लेते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी 6.1, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, मैक्सिमा एंड मिनिमा, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है। इसके बाद क्या क्या है ये, इसके बाद सिंपल प्रॉब्लम्स दैट इलस्ट्रेट बेसिक प्रिंसिपल एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट एज वेल एज द रियल लाइफ सिचुएशन। देखिए, चैप्टर नंबर 6 से ज्यादा आपके रियल लाइफ सिचुएशन वाले क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि लास्ट ईयर वाले यानी 2020 to 23 वाले बच्चों के लिए आए थे। तो चैप्टर नंबर 6, और एक चीज का हमेशा ध्यान रखना यहाँ पर कि अब जो नया सिलेबस है आपका भले ही कम हो गया हो, लेकिन आपको यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल ज्ञान बहुत अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट बेस्ड ही क्वेश्चन अब पूछे जा रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ लिया, क्वेश्चन सारे कर लिए और काम बन गया, नहीं। कॉन्सेप्ट को अगर समझा है तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन सेम टू सेम आपके बुक के छपे हुए आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। इसमें कुछ ना कुछ रियल लाइफ प्रॉब्लम ऐड करके दी जा सकती हैं। तो कॉन्सेप्ट को पढ़कर चलेंगे तो सब कुछ कर लेंगे, इसलिए, ठीक है। इसलिए कॉन्सेप्ट जो है, कॉन्सेप्ट आपको सबसे पहले अच्छे तरीके से क्लियर करना है। कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया तो किस तरीके का भी क्वेश्चन आ जाए आप आराम से कर लेंगे, राइट। चलिए, सो चैप्टर नंबर 6 की बात करते हैं। क्या क्या है इसमें क्या नहीं है। इसमें जो है, इसमें दो चीजें नहीं दिखाई दे रही हैं। सबसे पहली चीज तो अप्रोक्सीमेशन नहीं दिखाई दे रहा है, अप्रोक्सीमेशन। और जो दूसरी चीज है वो नहीं दिखाई दे रही है अपने को, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, जो पहले हुआ करती थी। यानी कि आपकी 6.3 और 6.4 ये दोनों जो एक्सरसाइज है ये आपके सिलेबस में नहीं है। समझ गया बात को? अप्रोक्सीमेशंस और टेंजेंट्स नॉर्मल वाले जो क्वेश्चन है वो आपके सिलेबस में नहीं है क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम्स के लिए, ठीक है। समझ गया बात को? अब आगे चलते हैं, ये बात क्लियर हो गई। बाकी मिसलिनियस में ऑब्वियसली सारे मिक्स क्वेश्चन होते हैं, तो उनमें से हम सब क्वेश्चन छांट लेंगे पुरानी बुक के हिसाब से, नई बुक में तो सब आपको मिल ही जाएगा। चलिए, अब बात करते हैं इंटीग्रल्स की। आपका चैप्टर नंबर 7, तो इसमें क्या नहीं है। इंटीग्रेशन एज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। इंटीग्रेशन, वैरायटी ऑफ फंक्शन, सब्स्टिट्यूशन, पार्शियल फ्रैक्शन, बाय पार्ट्स, सिंपल इंटीग्रल्स ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स, ठीक है। इस तरह के स्पेशल टाइप के अपने हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, बेसिक विदाउट प्रूफ, है ना। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, इवैल्यूएशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। अच्छा, इसमें क्या नहीं दिख रहा है मुझे, यहां पर नहीं दिख रहा है आपका लिमिट ऑफ अ सम, ठीक है। ये है आपकी एक्सरसाइज 7.8 जो आपके सिलेबस में नहीं है। ओके, तो लिमिट ऑफ अ सम वाले क्वेश्चन नहीं रहेंगे इस बार। बाकी चैप्टर नंबर 7 पूरा आपको करना है। क्लियर हो गई बात? यानी चैप्टर नंबर 7 वैसे ही बहुत बड़ा है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ लिमिट ऑफ अ सम ये हटाया है, और ये बहुत छोटी एक्सरसाइज थी हमारी, ठीक है। तो 7 चैप्टर तो पूरा करना है, सिर्फ और सिर्फ लिमिट ऑफ अ सम अकेला हटा है। अब चलेंगे एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल, चैप्टर नंबर अपना 8। तो यहाँ पर क्या है आपका, एप्लीकेशंस इन फाइंडिंग द एरिया अंडर सिंपल कर्व। सिंपल कर्व के अंदर का एरिया, जैसे कि आपका इलिप्स हो गया, राइट। इसके बाद आपका सर्कल हो गया, ठीक है। किसी भी तरीके का अपना कर्व हो गया, तो सिंपल कर्व के अंदर का एरिया फाइंड करना, ठीक है। तो इनमें क्या बोला जा रहा है, स्पेशली लाइंस, लाइंस के अंदर का एरिया, सर्कल्स, पैराबोलाज, इलिप्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म ओनली, स्टैंडर्ड फॉर्म ओनली। अब बात समझिएगा यहां पर कि आपको एरिया फाइंड करना है अंडर द कर्व, सिंपल कर्व, और ये सारे के सारे जो कर्व रहेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में रहेंगे, क्या, सर्कल्स, पैराबोला, इलिप्स, स्पेशली लाइंस। तो इन सब के अंदर का एरिया। अब यहां पर आपकी अभी इससे पहले पिछले सेशन में आपकी दो एक्सरसाइज होती थी, आपकी एक्सरसाइज 8.1, दूसरी आपकी एक्सरसाइज 8.2 और मिसलिनियस। अब 8.1 जो एक्सरसाइज थी इसमें आपके सिंपल कर्व का एरिया
और लाइंस और कर्व के बीच का एरिया। 8.2 में एरिया बिटवीन टू कर्व। अब टू कर्व का मतलब ये हुआ कि या तो सर्कल रहे, ठीक है, या कोई पैराबोला रहे, ठीक है, या फिर मान लीजिए कोई दो पैराबोला रहे, या फिर कोई इलिप्स के साथ कोई पैराबोला रहे, मतलब इस तरह के, यानी दो कर्व होने चाहिए। तो दो कर्व के अगर अंदर का एरिया आपसे पूछा है तो वो आपकी एक्सरसाइज 8.2 में थे वो क्वेश्चन, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। लेकिन 8.2 में भी कई सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें किसी एक कर्व के अंदर का एरिया, किसी एक लाइन के अंदर का एरिया, लाइन और एक कर्व के अंदर का एरिया। तो यहां पर समझने लायक बात क्या है कि आपके सिलेबस में क्या है यहां पर। तो आप तो सिंपल एक चीज ध्यान रखो कि अगर एरिया बिटवीन टू कर्व्स, यानी कि दो कर्व के बीच का एरिया हमसे नहीं बोला गया है, हमसे क्या बोला गया है, बस इसी चीज का ध्यान रखना है, एरिया अंडर टू कर्व्स, बस ये अकेला नहीं दिख रहा है। यानी दो कर्व अगर आ गए तो वो आपके सिलेबस में नहीं है। बाकी अगर लाइन है, एक कर्व है, ठीक है, समझ गए बात को, या अकेला एक कर्व है, या अकेली एक लाइन है, ठीक है, तो वो आपके सिलेबस में है, ठीक है। तो आपकी एक्सरसाइज 8.1 तो आपको करना ही करना है। 8.2 में जो है ये पूरी ऐसी नहीं कह सकते कि पूरी ही नहीं करना, इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके जो है ये जो 8.1 एक्सरसाइज है इसी पर बेस्ड क्वेश्चन हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपकी 8.1 से ही रिलेटेड क्वेश्चन हैं, समझ गए बात को, तो वो अपन करेंगे, टेंशन नहीं लेना है। और बात करें अगर मिसलिनियस की, तो मिसलिनियस में तो ऑब्वियसली क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, तो मिसलिनियस तो हम करेंगे। कुछ क्वेश्चन हमारे सिलेबस में नहीं रहेंगे तो उनको हम हटा देंगे। ठीक, चलिए 8 चैप्टर की बात हो गई। अब डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, समझ गया ना बात को। चैप्टर 8 में 8.2 आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन पूरी नहीं, इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमारे काम के रहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्या है, ऑर्डर और डिग्री है, फिर जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय द मेथड, अच्छा सेपरेशन ऑफ वेरिएबल एक मेथड हो गई, सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दूसरी मेथड हो गई, है ना। और इसके बाद इक्वेशंस इन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, अच्छा बस इतना ही है, फॉर्मेशन नहीं है। अच्छा तो देखो यहां पर क्या नहीं है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 9.3, तो 9.3 आपके सिलेबस में नहीं है। आप तो सिर्फ टॉपिक का नाम याद रखिए, फॉर्मेशन अगर आ जाता है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का तो वो आपके सिलेबस में नहीं है। ओके, बाकी पूरा 9 चैप्टर अपने को करना है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ेंगे। वेक्टर्स की अगर अपन बात करें तो वेक्टर्स तो पूरा पढ़ना है, ठीक है, सिर्फ एक चीज नहीं है जो कि लास्ट ईयर भी नहीं थी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये आपके सिलेबस में नहीं है। बाकी आप ये समझ लीजिए वेक्टर्स ये पूरा चैप्टर जो है, यानी पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो पूरा आपको करना है, सिर्फ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है ये आपको नहीं करना है। ठीक है, समझ गए बात को। अब आते हैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो यहाँ पर देखो डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, ठीक है, कार्टेशियन इक्वेशन एंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन, ठीक है, स्क्यू लाइंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस। यहाँ पर क्या मिस हो रहा है पिछले सिलेबस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो प्लेन है, ये जो टॉपिक है ये नहीं है। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक था और ज्यादातर बच्चों को टफ भी लगता था, ठीक है। तो ये समझ लीजिए कि 11 चैप्टर जो है ये आपका आधा ही ईजी हो गया है, ठीक है, समझ के बात को। तो प्लेन जो है ये आपके सिलेबस में नहीं है, जो कि आपकी आती थी एक्सरसाइज 11.3। तो 11.3 एक्सरसाइज जो है, ठीक है, अगर पुरानी बुक आप से पढ़ रहे हैं तो 11.3 यानी कि जो प्लेन से रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपके सिलेबस में नहीं है। बाकी ऑब्वियसली मिसलिनियस एक्सरसाइज में आपको इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन मिल जाएंगे, वो हम करेंगे। ओके, चलिए अब बात करेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, रिलेटेड टर्मिनोलॉजी सच एज कंस्ट्रेंट्स। तो देखो कंस्ट्रेंट क्या होता है ये सब पढ़ लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑप्टिमाइजेशन, ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन फॉर प्रॉब्लम्स इन 2 वेरिएबल, फीजिबल एंड इनफीजिबल रीजन, यानी कि जिसको बोलते हैं बाउंडेड या अनबाउंडेड रीजन, ठीक है। इसके बाद ऑप्टिमल फीजिबल सॉल्यूशन अप टू 3 नॉन ट्राइवल कंस्ट्रेंट। अच्छा तो देखो यहाँ पर जो आपकी वर्ड प्रॉब्लम है, मतलब कि वर्ड प्रॉब्लम यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 12.1 थी, 12.2 थी और मिसलिनियस थी। तो देखो 12.1 में तो आपको सारे के सारी जो है इनइक्वालिटीज दी जाएंगी, आपको उनको सॉल्व करना है। 12.2 में सबसे पहले आप फॉर्म करेंगे, ठीक है, सबसे पहले तो आप
सब कुछ सारी चीजें फॉर्म करेंगे फिर आपको करना है। मतलब कि वर्ड प्रॉब्लम है, मतलब 12.2 आपके सिलेबस में नहीं है। मिसलिनियस में भी वही चीज है, वर्ड प्रॉब्लम है तो मिसलिनियस भी आपको नहीं करना है। कहने का मतलब ये है कि ये जो आपका लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो ये जो चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 12, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सरसाइज आपके सिलेबस में है 12.1। ओके क्लियर, ठीक है। तो बड़ा ही आसान है, बड़े आराम से इसके नंबर आपको मिल जाएंगे। अब बात करेंगे हमारे आखिरी चैप्टर प्रोबेबिलिटी की। सो यहां पर समझिए थोड़ा सा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। आपकी एक्सरसाइज 13.1 हो गई। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी और इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ये हो गई आपकी एक्सरसाइज 13.2 मतलब है। इसके बाद टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम, ये आपकी हो गई एक्सरसाइज 13.3, ठीक है। 13.1 है आपकी, 13.2 है आपकी, 13.3 हो गई। अब 13.4 में क्या क्या है देखो, रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपकी 13.4 में है। मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल भी आपका 13.4 में है। लेकिन 13.4 में कुछ एक दो चीजें और हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है। क्या क्या है देखो, 13.4 से अपन समझते हैं क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले देखो रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। दूसरी चीज आपकी हो गई आपकी मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल। तीसरी चीज है आपकी वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल। और फोर्थ है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आप एक चीज का ध्यान दें कि आपका 13.4 में ये आपको करना है और ये आपको करना है, ठीक है। बाकी वेरिएंस नहीं करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं करना है। मतलब 13.4 जो है ये आधी कट हो गई है। इसके बाद नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज आती है 13.5। अब 13.5 में दो चीजें हैं, एक है आपका बर्नौली ट्रायल्स, दूसरा है आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो यहां पर हम लिख देते हैं बर्नौली ट्रायल्स और दूसरा है आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ये दोनों चीजें जो हैं ऑब्वियसली आपको सिलेबस में नहीं दिख रही हैं, मतलब कि जो आपकी 13.5 है ये तो पूरी की पूरी आपके सिलेबस से कट हो गई है, ठीक है। तो 13 आपको समझ में आ गया क्या क्या आपके सिलेबस में 13.1 पूरी करना है, 2 भी पूरी करना है, 3 भी पूरी करना है। 4 जो है इसमें दो चीजें करना है, दो नहीं, रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल और वेरिएंस नहीं करना है और स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं करना है 13.4। ओके समझ गए। और 13.5 में क्या था, बर्नौली ट्रायल्स, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। तो आई होप इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। बाकी देखिए अगर इसकी मिसलिनियस की बात करें तो मिसलिनियस में सब मिले जुले क्वेश्चन रहेंगे, तो जो हमारे सिलेबस में नहीं है उन क्वेश्चन को हम नहीं करेंगे। ओके, और एक चीज का ध्यान रखें कि जो नई बुक आपकी आ रही है तो नई बुक में आपका जो नया सिलेबस है उसी हिसाब से आपको सब कुछ मिलेगा, तो टेंशन नहीं लेना है। ओके समझ गए बात को। बाकी अगर पुरानी बुक से आप पढ़ रहे हैं, आपके पास पुरानी बुक है, तो आप अपने हिसाब से सारी चीजें, ऑब्वियसली मैंने आपको समझा दिया है, तो पॉज कर करके आप वीडियो को पीछे ले जाइए, आराम से पॉज करिए और सारी चीजें टिक करते चलिए। ओके सो आई होप कि ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको, और आज का जो सिलेबस वाला वीडियो है ये आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी मैं आपको अब बता देती हूँ कि अगर आपको बुक जो है वो उसकी PDF डाउनलोड करना है तो कैसे करेंगे। एनसीईआरटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ncrt.nic.in, वहां पर जाइए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं सिलेक्ट क्लास, सिलेक्ट सब्जेक्ट, सिलेक्ट बुक टाइटल। तो यहाँ पर सबसे पहले सिलेक्ट क्लास, तो क्लास आपकी क्लास 12th हमने कर लिया। इसके बाद सब्जेक्ट, तो जैसे हमको मैथमेटिक्स चाहिए तो हमने मैथमेटिक्स को कर लिया। इसके बाद बुक टाइटल, तो यहाँ पर हमको मैथमेटिक्स पार्ट 1, ठीक है। इसके बाद गो पर क्लिक कर दीजिए आप। तो जैसे ही आप करेंगे यहाँ पर आपको इस तरीके से ये दिखेगा, और सबसे साइड में आप नीचे देख पा रहे हैं डाउनलोड कंप्लीट बुक। तो इस तरीके से आप बुक जो है उसकी PDF आराम से डाउनलोड कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। सो आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करिए, और एक चीज का ध्यान रखिए कि अगर स्टार्टिंग में आप अपने सिलेबस को अच्छी तरीके से जान जाते हैं तो लास्ट टाइम पे कोई दिक्कत ही नहीं होगी। अभी से अपना सिलेबस सारा क्लियर कर लीजिए, चाहे तो बुक में टिक कर लीजिए सारे आप जो टॉपिक्स हैं अपनी बुक में अभी से सारा का सारा मार्क कर लीजिए कि ये टॉपिक हमको करना है। आगे कोई दिक्कत होनी नहीं जब हमको सारा सब कुछ पता है कि हमको क्या पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर बोर्ड्स एग्जाम के हिसाब से, क्लास 12 के हिसाब से हमने सिलेबस को डिस्कस किया है। सो आई होप कि आपको अच्छी तरीके से पूरी क्लैरिटी आई होगी सिलेबस को लेके। बाकी नई बुक में आपको सब कुछ मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। बाकी 102 दिन में जो है वो हम नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं 2023-24 वाले बच्चों के लिए। जो आपका नया सिलेबस है उसी
के अकॉर्डिंग हम सारी चीजें कवर करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करना है, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला जो वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।